मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। मैंने डिप्रेशन देखा इस वक्त अमेरिका के अंदर। अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज ना किसी को और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को। ये तो चीमा साहब, आप इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह रह रहे हैं जिस तरह आप गाजा में रह रहे हैं, हालत जंग में मुसलसल। चीमा साहब, ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं। आप चलाइए, आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें चला चला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा, जब तक आप अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बात की बात है। चीमा साहब, अकाउंटेबिलिटी, इमरान खान का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी। उसका बच्चे ने कौमी असेंबली में डेस्क के ऊपर खड़े होकर कहा था ये बाहर से हम इतना पैसा लाएगी, उसके मुंह पे मारेगी। उसने एक पैसा लाया पैसा कोई डॉलर आना तो आपके पास। अफगानिस्तान के दौर में आपने कितना पैसा बनाया? आप कंटेनरों के हिसाब से पैसा आया। कुछ पैसा आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कुछ लंदन प्रॉपर्टीज में पड़ा है, कुछ तो आपकी बेसमेंटों में पड़ा है, इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े घरों के अंदर। सबसे बड़ी खबर कल परसों की है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करें। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, आईएमएफ के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा आईएमएफ। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5000 रूलिंग एलीट है उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी पे खर्च होगा। लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ, कि कौमें लीडर लीड करते हैं लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं। इस अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माई, मैं किश्तियां जला के यहाँ आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माई किड्स कंट्री, दिस इज माई ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर, तो मैं फॉक्स की न्यूज देख रहा था। तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार्स। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर मौजूद है। 11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रखता, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया। ये फ्यूचर है ऑफ दिस कंट्री। मैं उतरता गया हूं एयरपोर्ट के आगे, तो वही टूटा एयरपोर्ट है, टूटे इमिग्रेशन और कस्टम्स के लोग, रूड, बदतमीज, और एयरपोर्ट क्रिपलिंग एयरपोर्ट, डर्टी, नेस्टी। जहां से मैं अबू धाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के आया, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है। पैसे की रेल पेल नजर आती। चीमा साहब, मैं पहले जिंदगी के अंदर, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं ज्यादातर जब ट्रैवल करता था इंटरनेशनल, मुझे एयरपोर्ट से पता चल जाता था इस मुल्क की इकॉनमी का क्या है। लोगों के कपड़ों से, लोगों के चेहरों से, लोगों के सूट केसेस से पता चल जाता है इस कंट्री की इकॉनमी क्या है। बिजनेस लाउंज से अंदाजा हो जाता है कि कंट्री की इकॉनमी क्या है। मैंने डिप्रेशन देखा इस वक्त अमेरिका के अंदर। और वाकई ही मैं जब आया हूं, मैं कल से खबरें पढ़ रहा हूं, मेसीज अपने स्टोर बंद कर रहा है, वॉलमार्ट अपने स्टोर बंद कर रहा है। फेक लोगों को बता देते हैं कि ये इन्फ्लेशन नहीं है। लोग इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी, हालात खराब है इस कंट्री के।
ना किसी को, और सिर्फ पैसा जंगों के लिए देते हैं क्योंकि उसमें से किकबैक्स लेते हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो लूट रहा है इस मुल्क को, सिर्फ इस पे पैसा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक सड़क सीधी नहीं, एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आप मुझे अमेरिका में बताएं कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट है। लेकिन यहां पे आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की कर रहे थे। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर। $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा। 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। तो चीमा साहब, ये मुझे बिल्कुल, मैं इस बात पे, ये मैं सर्टिफिकेट इस वक्त लेकर आया हूं या देकर आया हूं कि वाकई ही सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया। कौम के अंदर मैं एपेटाइट देख कर आया हूं, कौम के अंदर मिडिल क्लास की तालीम देख कर आया हूं। मैं हमेशा आपको यह कहता रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा वेपन जो है इंटरनेट, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत रैपिडली तरक्की कर रहे हैं। अब $8 बिलियन आप आईएमएफ से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। अब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, आईएमएफ के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया क्या? एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा आईएमएफ। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5,000 रूलिंग एलीट है, उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी में खर्च होगा। लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया था। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे, गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करेंगे, गाजा के लिए जिहाद। तुक के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, जो सदर जियाउल हक ने फसल बीजी थी डॉलरों के लिए, अफगानिस्तान के ड्रामे के लिए, वो पक के तैयार हो चुकी है। वो कभी किसी खातून के कपड़े के ऊपर हलवा लिखा हो तो वो उसके पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है, कभी किसी के पीछे पड़ती है। यही मुकद्दर है आपका। प्रैक्टिकली यू हैव नेवर मेड पाकिस्तान, और आज भी आप सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में मौजूद है। प्रैक्टिकली इट डजंट एग्जिस्ट। ये सारा फेक सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, और पीपल हैव नो क्लू वेयर इज देयर डायरेक्शन। कोई पता नहीं आज तक कोई। मुझे, मैं कल भी एक किसी के साथ बैठा था बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ज्यादा पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं, पाकिस्तान में आप बड़े असर रसूख रखते हैं। मुझे आज भी अगर कोई एक आदमी का नाम बता दे जो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता हो या बचा सकता हो या कुछ कर रहा हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो वो जवाब देने से कासर थे। मेरे कान उस आदमी का नाम सुनने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि पाकिस्तान हैज नो डायरेक्शंस। नो, इस तरह कंट्री चलते नहीं है। जब जेल को हॉलिडे इन बना दिया जाए, मैरियट बना दिया जाए, जब मैरियट को जेल बना दिया जाए, तो फिर इस तरह तो नहीं रची सब चलता। मेरे ख्याल में आईएमएफ का आपको पैकेज नहीं लेना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। तो ताड़ साहब, अगर आईएमएफ का पैकेज नहीं लेंगे तो हमारे पास तो डिफॉल्ट कर देंगे ताड़ साहब। चीमा साहब, आप पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। आप कौन सा चल रहे हैं? आप अगर देखा जाए तो आप चल तो नहीं चीमा साहब। देखिए, दो चीजें, जब चीमा साहब, जब आप अपने लोन की किस्त देने से कासर हो, उसको डिफॉल्ट कहा जाता है। आप अपने लोन की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो आप इसको डिफॉल्ट नहीं कहते। ये क्या है ये सारा कुछ? अब इसके बाद ड्रामा क्या होगा? आईएमएफ का सबसे पहली कंडीशन है उनकी कि आप अपने जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें। सबसे पहले पीआईए को आप बेचेंगे किसी अपने फ्रंटमैन के साथ, फिर आप फ्रॉड करेंगे, स्टील मिल किसी अपने फ्रंटमैन को बेचेंगे। एक और ड्रामा शुरू होगा क्योंकि $8 बिलियन जो ले रहे हैं, कोई मर्दे मुजाहिद को पूछने वाला, बताने वाला है कि $8 बिलियन जाएगा कहां? जो पिछले बिलियन डॉलर आए थे वो किधर गए? किसी ने बताया आज तक? काजी फायज ईसा साहब ने ये तो कह दिया कि भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, कत्ल उसके नजायज। काजी फायज ईसा साहब ये क्यों नहीं बताते कि पिछला $4 बिलियन कहां गया? मेरी समझ से बाहर है कि क्यों आपके पर चलते हैं उस चीज पे बात करने के लिए, पैसा जा कर है। चीमा साहब, इस तरह मुल्क चलते नहीं और चल भी नहीं रहे आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर मुल्क चलाना, क्या अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि चल रहा है। 4 सूबों के ऊपर 4 लोग बैठे हैं उनको लूटने के लिए, और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था, 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे। ये आपका एजेंडा है। तो गेम तो सारी लूट मार की, गेम तो सारी लूट मार की। इसमें पाकिस्तान कहां है? मुझे यह समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान का फ्यूचर कहां है इसमें? कल किसी ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा है, उसने कहा कि गरीब लोगों के पास मुल्क से भागने के लिए भी पैसे नहीं है और मुल्क में रह के खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। आपको तैयारी करनी चाहिए चीमा साहब कि $8 बिलियन आएगा, उसकी किस्तें आप किस तरह देंगे? आप किस तरह देंगे? आज आप कह रहे हैं ना कि अगर हम आईएमएफ से पैसे लें
ना लें तो गुजारा किस तरह करेंगे? $8 बिलियन लेके उसकी किस्तें किस तरह देंगे आप? ये क्वेश्चन है। अभी सोचा आपने ये भी? लेकिन तार साहब उसमें तो फिर ये होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लेंडिंग करते हैं, वो जब हम आईएमएफ से जब पास जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे देगा, जो बायलैटरल क्रेडिटर्स भी हैं वो भी दे देते हैं, डोमेस्टिक भी हम बोरिंग कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर हम आईएमएफ के पास ही नहीं जाते, आपकी बात तो सही है तार साहब, वैसे क्वेश्चन ये है कि 24वां ये प्रोग्राम है, शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं करेगा। मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन अगर चीजें शिफाफ हो, अगर फ्रंट मैनों के जरिए खाना पीना है, सारा कुछ है, तो फिर तो ये शफाफियत का मसला है। इस वक्त आपको चीमा साहब एक और मैं आपको बात बताता हूं, वो पाइड के जो हेड है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, और वो खुद डॉक्टर है, पीएचडी है, वेरी काबिल आदमी है, जिनके अल्फाज थे कि पाकिस्तान के अंदर पैसा बहुत है। चीमा साहब $8 बिलियन भी कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में लाना, आईएमएफ दे देगा क्योंकि आप यूक्रेन को असला सप्लाई करने वाले, डील आपने बनाई उनके साथ। चीमा साहब मुझे ये बताएं, डॉलर रोकेगा कौन? डॉलर आना तो आपके पास, अफगानिस्तान के दौर में आपने कितना पैसा बनाया? आप कंटेनरों के हिसाब से पैसा है, कुछ पैसा आपका स्विस बैंकों में पड़ा है, कुछ लंदन प्रॉपर्टीज में पड़ा है, कुछ तो आपकी बेसमेंटों में पड़ा है अभी इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े घरों के अंदर। चीमा साहब पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? ये इशू है चीमा साहब। अकाउंटेबिलिटी, इमरान खान का मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी। उसका बच्चे ने कौमी असेंबली में डेस्क के ऊपर खड़े होकर कहा था ये बाहर से हम इतना पैसा लाएगी, उसके मुंह पे मारेगी। उसने एक पैसा लाया पैसा कोई? ये मैंडेट था खान साहब का कि बाहर से पैसे लाएंगे। चीमा साहब ये दर हकीकत दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, मुल्क कंट्री चलते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बगैर, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मौजूद ही नहीं। मैं इस वक्त पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, जाऊं तो मुझे सबसे ज्यादा डर पुलिस और जजों से, जुडिशरी से डर लगता है कि पता नहीं कौन सा 2 नंबर केस आपके ऊपर डाल दिया जाए। आपने अपने एक एक्स इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर हीरोइन डाल दी थी, और उस बंदे ने असेंबली में कहा जान खुदा को देनी है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो आज फिर असेंबली में मौजूद है। कोई मेरा ये मजाक है जुडिशरी का। वजीर आजम को फांसी दे दी, आज एक चीफ जज ने कह दिया ज्यादती होगी। सजा दो ना जिन्होंने, उनको किसी ने, मुझे कल बंदा कह रहा था अलामती पैरा लगाए उनकी कब्रों पे जो मर चुके हैं, जनरल जियाउल हक की कब्र के ऊपर अलामती सजा दी जाए उसको, रमजे साहब को, दूसरे सूफी साहब को, सबको उनकी कब्रों के ऊपर गार्ड खड़े किए जाए, अलामती सजाएं दी जाए उनको। दिए वो पर जलते वहां जाके। चीमा साहब जिस सोसाइटी में सजा जजा नहीं है, वो सोसाइटी कैनॉट मूव फॉरवर्ड, कैनॉट मूव फॉरवर्ड। ये तो चीमा साहब आप इस्लामाबाद में बिल्कुल इसी तरह रह रहे हैं जिस तरह आप गाजा में रह रहे हैं, हालत जंग में मुसलसल। दार साहब ये ना करो, लात बेहतर कैपिटल चीमा साहब दसो ने याद ट्रक नहीं खुलाते तो हर 5 मील बाद, दसो ने याद में खुलाते। क्यों भाई, क्यों भाई? मेरा एक दोस्त मुझे कहता मुझे एक दफा पुलिस वाले ने कहा ट्रंक खोलो, ने कहा की वेखने ਉਹਦੇ 2 क्लाशनकोफ पईयां नीली ने कहते जाओ जी तुम। तो चीमा साहब ये यार एक पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह ये आप चाहते हैं कंट्री, आप डायरेक्शन आपकी क्या है? मैंने आपको कहा कि दिन में 3 दौरे पड़ते हैं, सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर में तुम अब्दाली के रिश्तेदार बन जाते हो, दिन च 3 दिन आइडेंटिटी दे सन दौरे पैंदे डॉक्टर साहब और मजे की बात है चीमा साहब। हम तो डॉक्टर साहब देखें, हम देखें मल्टी कल्चरल सोसाइटी पे जिसके अंदर, तो हम जो है मल्टी कल्चरल पे किस तरह नहीं चीमा साहब, मैं इस पे मेरा इशू है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, माइनॉरिटी सारी निकाल दी आपने, हिंदू सारे भाग चुके हैं वहां से। ये मल्टी कल्चरल किस तरह है आपके? उस औरत का, जिस औरत ने एक अरबी, उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, और इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता, गुनाह तो नहीं है। ये हालात है आपके चीमा साहब। तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब, इस तरह आगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब आप देखें आपका हर सियासतदान किस चीज पे इस वक्त चल रहा है। खान साहब ने 3 के 3 कार्ड इस्तेमाल किए जो सख्त खतरनाक थे कौम के लिए, एंटी अमेरिकन, एंटी फौज और फिर मजहबी कार्ड, ये तीनों इस्तेमाल किए और चले हैं फिर वो, और आज भी चल रहे हैं, जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। आज वो बंदा मुर्शिद का है, आज आपके एक एमएनए जो कि बहुत उनकी पार्टी के, उनकी आंख का तारा है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इसकी कदर करो, मुर्शिद जैसे लोग 400 साल भी पैदा नहीं होंगे फ्यूचर में। और फिर वो मुर्शिद है, वही बंदा जब अदालत से वापस आया था, उसके हाथ के अंदर आधी पानी की बोतल थी, उसने कहा जाओ पाकिस्तान के दरियाओं में इसको डालो जाके ताकि लोग पिए। मुर्शिद के कहते हैं ये बरकत पड़े इस कंट्री के। आपका इस वक्त जो एन के साथ उमर अयूब है, जिसको सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया ताकि फौज से रिलेशनशिप ठीक हो सके, कि उनका बाप भी कैप्टन था, फिर उसका दादा भी जो था वो जर्नल था, सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है। और वो बंदा जॉर्ज वॉशिंगटन से बैचलर और एमबीए जॉर्ज वॉशिंगटन का स्टेटमेंट उसकी क्या कहता है, कहता फरिश्तों ने पीटीआई के डब्बों में वोट डाले।
जी बस, अब ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं, आप चलाइए, आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें चला चला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? अब आपका मैं देखना, आपका अगला जो मिनिस्टर बन रहा है, इकोनॉमिक मिनिस्टर है, चीमा साहब यूपेन की डिग्री है उसके पास, एमबीए यूपेन का है। जो पिछले मिफ्ता इस्माइल साहब उनके पास यूपेन की पीएचडी है। डॉक्टर साहब ये भी मैं आपसे पॉइंट करना चाह रहा था कि जो पंजाब में गवर्नमेंट बनी है उसमें भी सारे बाहर के पढ़े हुए हैं, कोई टोरंटो से पढ़ा है, कोई लंदन से पढ़ा है, कोई अमेरिका से पढ़ा है, और मरकज में भी आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको लगेगा ये दे कैन मेक अ डिफरेंस बिकॉज एजुकेटेड यंग पढ़े लिखे बाहर से लोग हैं, यही हम अमूमन अदारे चलाने के लिए यही चीजें देखते हैं। चीमा साहब आपके जो केयर टेकर पंजाब के वजीर आला थे वो भी बाहर के पढ़े हैं, नकवी साहब भी बाहर से पढ़ के गए। मैं जब ये सारी आपकी कैंपेन देख लेता हूं, फिर मुझे लामा इकबाल का शेर याद आ जाता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलाम नरम नाजुक बेअसर। ये आज का थोड़ी है। आपकी सारी कैबिनेट डिवीजन फॉरेन एजुकेटेड है, हर सेक्रेटरी फॉरेन एजुकेटेड है, और पाकिस्तान के खून पसीने से वो पढ़ के गया है। और मैं बल्कि एक बात मैं भूल ही चुका हूं चीमा साहब, मैं जब दुबई और अबू धाबी उतरा हूं, मुझे वहां पे आपके खून की स्मेल आई उस दुबई से। जितना लुटेरा इस वक्त आपका पैसा लूट के भाग रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। और मैं आप इस वक्त दुबई में, आपको पता है रशियंस के बाद दूसरा नंबर आपका है करप्शन में, प्रॉपर्टी खरीदने में। ये बात तो मैंने भी सुनी है तार साहब के, यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं पाकिस्तान के, वो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट उनको दबा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो वो इस वक्त दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी हमारी मतलब आय से नहीं कर रहे, आय से दुबई बनाएगा आप लोगों के करप्शन। वैसे तो दुबई मशहूर है सारी दुनिया से करप्शन, लेकिन जहां ज्यादा करप्ट लोग होंगे वहां पे उनकी तादाद ज्यादा होगी। आपने करप्शन का नंबर तो आपने हमेशा ही आपने काटा है। आप इंडिया से बहुत छोटे हैं साइज में, सुना है एक्सप्रेस बैंकों में भी आपका पैसा इंडियन से भी ज्यादा है करप्शन का। तो मेरा मकसद है कि आप दर हकीकत आप नारा इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन सोचते नहीं है कि इसके साथ हम कर क्या रहे हैं। ये पता नहीं क्या बात है, आप इस चीज से लाचार हैं। आप क्या चाहते हैं? ये मैं I'm still trying to do some research मैं कि क्या है, डीएनए मैटर है। देखिए चीमा साहब, मैं एग्री करता हूं, टू नेशन थ्योरी थी, आपने 76 साल पहले कहा है उस कौम के साथ नहीं रहना, ठीक हो गया, आपके इश्यूज हैं उनके साथ, ठीक है। 76 साल में कोई चेंज नहीं आई, आप किसी और चीज पे नहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप उसी टू नेशन थ्योरी के ऊपर ही लड़ना बढ़ना चाहते हैं, आप उसी के ऊपर स्टक हो चुके हैं उस चीज के साथ। क्या वजह है? और आपको पता है कि अब जंगों का दौर नहीं रहा है, आपको पता है कि अब ड्रोन के साथ सारा कुछ होना है जो होना है, अब इकोनॉमीज के साथ हो रहा है सारा कुछ होना है, अब इंटरनेट के साथ सारा कुछ हो रहा है जो होना है। आपको ये नहीं पता कि आपके कंट्री के, आपके मुल्क में 2 हफ्ते से ट्विटर बंद है, 2 हफ्ते से बंद है आपका। आप लोगों की ओपिनियन चेंज, आप परफॉर्मेंस की बजाय आप सोशल मीडिया बंद करके समझते हैं कि दिस इज हाउ वी विल रन द कंट्री। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कहते हैं कि फॉरेन एजुकेटेड है सारे आगे, तो ट्विटर को बंद कर देते हैं ये फॉरेन एजुकेटेड सारे जो, इनको ये नहीं पता किस तरह ये नहीं रुकेगी चीजें। अब इस वक्त सब क्या हो रहा है, वीपीएन डिमांड पे जा रहा है आपके पाकिस्तान, हर दूसरा बंदा फॉरेन वीपीएन ले रहा है। वो कहते हैं ना कि उसके लिए डॉलर दे रहा है। चीमा साहब आप कहते हैं ना कि 10 फुट की दीवार बनाएंगे, वो कहते हैं 11 फुट की लैडर बना लेंगे। आपको ये नहीं पता चीमा साहब, पता नहीं दुनिया का हर कंट्री फॉरवर्ड जा रहा है, आप वापस जा रहे हैं, मुसलसल रिवर्स गियर में है। आपके चलाने वाले पता नहीं क्या बात है, वो कौन सी जबान समझते हैं, ये क्या सोच है उनकी कि इस तरह नहीं होता जिस तरह किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, इस तरह नहीं। दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब इसका मतलब है आपको आने वाली हुकूमत से फिर कोई उम्मीद नहीं है, ये तो नहीं, डॉक्टर साहब नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद, कोई एक स्टेप बता देना जिसकी वजह से जो आपको नजर आ रहा हो कि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी, कोई एक स्टेप, एक सिंगल प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि इन्होंने लग्जरी गुड के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा, जब तक आप अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की तो बात की बात है, आपको सख्त जरूरत है इस वक्त ट्रेड शुरू करने की, लेकिन आप क्या है मैं बताना चाहूंगा सिंपल अल्फाज में। आप ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप भारत के साथ भी ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। तो दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज, दिस इज, आप इंडिविजुअल पैसा बना के दुबई भाग रहे थे, वो उसके लिए फार्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन मुल्क इस तरह नहीं चलते। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। मतलब कि जो यूएस का टैरिफ है ना भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा था, मतलब कि 500% टैरिफ की भी धमकी दे दी थी ट्रंप ने, तो उसके ऊपर ही मतलब कि ये तोड़ निकाला है यूरोपियन यूनियन और भारत ने। क्या भारत और यूरोपियन यूनियन मतलब कि
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और 27 तारीख यानी कि परसों 2 दिन बाद मतलब कि 1 दिन के बाद रिपब्लिक डे के बाद मतलब कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और इसको उसके साथ साथ डिफेंस और सिक्योरिटी और डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी मतलब कि साइन होंगे, ठीक है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत में मतलब कि हमारा सामान जो है ना मतलब कि यूरोपियन यूनियन जाएगा, यूरोपियन यूनियन का जो भी सामान होगा ना वो भारत में आएगा, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छी खबर है, ठीक है भाई साहब। अमेरिका को आईना दिखाने के लिए और ठीक है भाई साहब उनके जो टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है भाई साहब। हमारा सामान जो अमेरिका जाता था अब अमेरिका की जगह यूरोपियन यूनियन जाएगा, ठीक है भाई साहब। ये बहुत अच्छी खबर है। अगर भाई साहब अमेरिका नहीं मानता है कि भाई साहब हमारा सामान पे इतने % टैरिफ लगा रहा है भाई साहब, इतने थ्रेट दे रहा है भारत को, तो भाई भारत को दूसरा रास्ता तो निकालना पड़ेगा। भारत झुक नहीं सकता है। भारत अगर इस वक्त झुक गया ना तो भाई साहब झुकना पड़ेगा फिर हमेशा के लिए उसको, क्यों भारत को, क्योंकि भाई साहब अमेरिका क्योंकि गंदे काम करवाता है भाई अपने, क्योंकि भाई साहब अमेरिका कहता है हमारे गाज़ा के भी साथ में दाओ, ठीक है भाई साहब। गाज़ा को भी वो क्या बोलते हैं हमास को डिसआर्म करने के लिए भारत आए, ठीक है भाई साहब। ईरान में भी मदद करने के लिए भारत आए, फिर वो रशिया को काउंटर करने के लिए भारत आए, ठीक है भाई साहब। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत आए। तो भाई साहब भारत नहीं आ सकता, भारत किसी के कैंप में नहीं बैठ सकता। भारत की स्टार्टिंग से ही यही पॉलिसी है कि भाई साहब हम किसी के कैंप में नहीं बैठते, ठीक है भाई साहब। हम सबके कैंप में जाके भाई साहब हाजिरी वगैरह अटेंडेंस दे देते हैं, ठीक है। भारत ना तो किसी का गुलाम है, ठीक है भाई साहब। भारत किसी की शर्तों पे काम नहीं करता भाई साहब। अमेरिका भाई साहब समझता है कि भाई साहब मैं ही मैं हूँ, उसके बाद सब गुलाम है, ठीक है भाई साहब। अपने नाटो अलाइज जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में मिले हो, तो क्या नाटो अलाइज को भी थ्रेटन कर रहा है मतलब कि अमेरिका भाई, मतलब कि क्या करना चाहता है भाई, ठीक है भाई साहब। ग्रीनलैंड कह रहा है, ग्रीनलैंड में रहा है भाई साहब, वहाँ पे अमेरिकन शिप्स रशियन शिप्स आ रही हैं, उसके बाद मेरे को हमें अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए, और उसके बाद कनाडा भी चाहिए, उस वहाँ पे भी शिप आ रही होंगी, ठीक है भाई साहब। हर जगह पे मतलब कि ट्रंप चाह रहा है कि भाई साहब मैं टैरिफ वॉर से सोच रहा है कि मैं टैरिफ लगा के कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा के मैं मतलब कि आधी दुनिया फतेह कर लूँगा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई साहब। टैरिफ लगाने से भाई साहब टैरिफ तुम लगा दोगे तो क्या टैरिफ लगाता है किसी देश पे तो क्या भाई साहब वो देश दूसरे देश को नहीं बेच सकता सामान, आप ही वो मतलब कि सामान खरीदने के लिए उनका, जैसे भारत है, क्या बोलते हैं भारत अमेरिका को सामान बेचा था, वहाँ पे टैरिफ लगा दिया, ठीक है भाई साहब। भारत ने भी काउंटर टैरिफ लगा दिया फिर भाई साहब अमेरिका पे 30%, ठीक है भाई साहब। अब सुनने में आया कि अमेरिका ने फिर से टैरिफ हटा दिया है, ठीक है भाई साहब भारत ने। लेकिन भाई साहब अब यूरोपियन यूनियन का रास्ता देख लिया भाई भारत ने, भारत अब वहाँ पे सामान भेजेगा। तो भाई साहब ये भारत के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत भाई साहब, ठीक है भाई साहब, भारत के बड़े गोल्स हैं, ठीक है भाई साहब। इकोनॉमी हमें बूस्ट करनी है, ठीक है भाई साहब। हमें इकोनॉमी को भाई साहब आगे बढ़ाना है, ठीक है भाई साहब। दुनिया के तीसरे नंबर की इकोनॉमी को बनाना है अभी, ठीक है भाई साहब। और 2050 तक का लक्ष्य है कि हमारी इकोनॉमी, भारत की जो इकोनॉमी है दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए, ठीक है भाई साहब। इसके लिए भारतीय गवर्नमेंट बहुत सारे कदम उठा रही है भाई साहब। 2036 की ओलंपिक्स के लिए भी भारतीय गवर्नमेंट बिड कर रही है, ठीक है भाई साहब, कि भारत के अंदर भाई साहब 2036 की ओलंपिक हो सके, ठीक है भाई साहब। बहुत सारे कदम उठा रही है भारतीय गवर्नमेंट, ठीक है भाई साहब। और भारत का लक्ष्य है कि भाई साहब भारत के जो फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन हो गए हैं ना, वो 1 ट्रिलियन पे जल्दी से जल्द पहुँचे, ठीक है भाई साहब। भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना 8.2% है, वो 10% से भी आगे जाए, ठीक है भाई साहब। भारत तेज़ी से तरक्की करे। लेकिन जो भाई साहब ये US थ्रेट देता है ना भारत को कि भाई साहब ये कर देंगे, हम तो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ वॉर से भाई साहब आप नहीं कुछ कर सकते भाई किसी भी देश का, ठीक है भाई साहब। यूरोपियन यूनियन के पास आइडिया कहाँ से आया? यूरोपियन यूनियन देख रहा है कि भाई साहब भारत अकेले लड़ रहा है, ठीक है भाई साहब। US के जो क्या बोलते हैं टैरिफ है वो भारत पे लगा दिया गया है, तो भारत ना अकेले लड़ रहा है भाई साहब पूरी दुनिया से, अमेरिका से, ठीक है भाई साहब। ये चीज़ भाई साहब यूरोपियन यूनियन को बहुत अच्छी लगी, इसलिए जो रिलाय करते थे ना यूरोपियंस, क्या बोलते हैं अमेरिका पे रिलाय करते थे, ठीक है भाई साहब। चाइनीज़ पे रिलाय करते थे, ठीक है भाई साहब। अब वो रिलाय करना ना भाई साहब भारत पे करने लग गए। अब भारत के साथ डील होएगी, मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। यूरोपियन की प्रेसिडेंट ने इकोनॉमिक फोरम्स के मंच से ये बात बोली है, ठीक है, डेवोस से, ठीक है भाई साहब। डेवोस में होती है और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक फोरम की, क्या बोलते हैं ये डिबेट वगैरह होती है वहाँ पे, ठीक है भाई साहब। मतलब कि बहुत सारे अर्थशास्त्री जाते हैं, ठीक है भाई साहब, बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं, CEO जाते हैं, वहाँ पे जाकर बैठ के चर्चा होती है कि भाई साहब आगे क्या बोलते हैं पूरी दुनिया का भविष्य कैसा होगा, ठीक है भाई साहब, आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी। तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई साहब भारत के साथ में हम मदर ऑफ ऑल डील करने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई पैसा नहीं लगेगा भाई साहब। बंदरगाहों पे जो सामान उतरता है ना, ठीक है भाई साहब, तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं देना होता, ठीक है भाई साहब। पैसा देना होगा भाई साहब
साहब भारत को, ना यूरोपियन यूनियन को। तो भाई साहब ये बहुत अच्छी खबर है और मतलब कि भारत के लोगों के लिए और यूरोप के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि भाई साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भाई साहब मतलब संतुलन बना रहता है, ठीक है भाई साहब, और अच्छा व्यापार होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।